नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे संतृप्त फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण। हाँ, और सच कहूं तो ये विषय सुनकर शुरू में लगता है कि हम किसी बहुत ही जटिल केमिकल भूल भुलैया में घुसने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन आज का हमारा ये जो गहन अध्ययन है ना, ये डीप डाइव इस पूरी प्रक्रिया को एकदम क्लियर कर देगा। हमने कुछ बेहतरीन स्लाइड्स और क्लासिक बायोकेमिस्ट्री नोट्स को बेस बनाया है। सही कहा। और आज का हमारा मेन मिशन ये समझना है कि जब हम फास्टिंग मोड में होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट को आखिर तोड़ती कैसे है। एग्जैक्टली, ये कोई आम बात नहीं है, ये पूरी एक जादुई सेल्यूलर मशीनरी है। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, इसको बीटा ऑक्सीकरण ही क्यों कहते हैं? देखिए, इसके नाम का लॉजिक सीधा फैटी एसिड के स्ट्रक्चर से जुड़ा है। इसको एक लंबी चेन की तरह सोचिए जहां कार्बन मॉलिक्यूल्स एक लाइन में जुड़े हैं। हाँ, जिसके एक एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। बिल्कुल। अब उस कार्बोक्सिल ग्रुप के ठीक बगल वाले पहले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके ठीक अगले यानी दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है। तो मतलब जब बॉडी इस चेन को तोड़ने आती है तो वो कहीं से भी रैंडम कट नहीं लगाती। हाँ, वो रैंडम नहीं करती, वो स्पेशली इस बीटा कार्बन पर ही अटैक करती है, वहीं पर ऑक्सीडेशन शुरू होता है। इसीलिए इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे का नाम बीटा ऑक्सीकरण पड़ गया। हाँ, मतलब हम उस पूंछ के दूसरे कार्बन को टारगेट कर रहे हैं। चलिए, नाम का फंडा तो क्लियर हो गया। चलिए इसे समझते हैं। आखिर ये सब चल कहाँ रहा है? सेल के अंदर? क्या कोई एक स्पेसिफिक जगह है? ये किसी एक जगह पे नहीं रुका है। इसे आप एक असेंबली लाइन की तरह मानिए जो अलग अलग कमरों से गुजरती है। इसके 3 मेन फेजेस हैं। पहला चरण, जिसे हम एक्टिवेशन कहते हैं, वो साइटोसोल में होता है, राइट? हाँ, साइटोसोल में। उसके बाद दूसरा चरण एक ट्रांसपोर्ट का काम है, जहां एक्टिव फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाया जाता है कार्निटीन शटल के जरिए। और तीसरा चरण फिर वही होगा जहां असली बीटा ऑक्सीकरण साइकिल घूमता है। एकदम सही। तीसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन? किस तरह का एक्सेप्शन? अगर फैटी एसिड की चेन बहुत लंबी है, जिसे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहते हैं, जैसे 20 या उससे ज्यादा कार्बन वाले, तो वो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं ले सकते। तो उनके लिए क्या अलग से कोई प्रोसेसिंग यूनिट है? हाँ, पेरोक्सीसोम्स नाम का ऑर्गेनेल होता है। ये एक्स्ट्रा लार्ज फैटी एसिड्स पहले वहां जाते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भेजे जाते हैं। अरे वाह, मतलब बड़े साइज के लिए अलग से ट्रीटमेंट। चलिए फेज 1 पर वापस आते हैं, एक्टिवेशन फेज। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि फैट ऐसी नहीं जलने लगता। हाँ, वो डिफॉल्ट मोड में एकदम इनएक्टिव होता है। एक गीली लकड़ी की तरह सोचिए जो खुद से आग नहीं पकड़ सकती। तो उसे जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल को उस फैटी एसिड के साथ एक कोएंजाइम ए यानी कोए मॉलिक्यूल को जोड़ना पड़ता है। तब जाके फैटी एसाइल कोए बनता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। और इस रिएक्शन को थायोकाइनेज या एसाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम करवाता है। लेकिन सेल में कुछ भी फ्री में तो नहीं होता ना? इस एक्टिव करने के प्रोसेस में कुछ खर्च भी तो आता होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है। इस पहले कदम में हम एनर्जी बना नहीं रहे हैं, बल्कि खर्च कर रहे हैं। एक एटीपी टूटकर एएमपी और पीपीआई बनाता है। मतलब 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स टूट गए। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी इक्विवेलेंट्स का खर्च आता है। बिजनेस का रूल है, प्रॉफिट कमाने के लिए पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सही बात है। तो अब हमने 2 एटीपी इन्वेस्ट कर दिए और साइटोसोल में हमारा एक्टिव फैटी एसाइल कोए रेडी है। अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, लेकिन यहाँ वो इनर मेम्ब्रेन वाली प्रॉब्लम आती है ना? बिल्कुल वही प्रॉब्लम। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स के लिए एकदम इम्परमिएबल है, स्ट्रिक्ट वीआईपी क्लब की तरह। तो ये अंदर एंट्री कैसे लेता है? वीआईपी पास लगता है क्या? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है कार्निटीन शटल मैकेनिज्म। ये शटल एक वीआईपी पास ही है। इस सिस्टम में 3 मेन खिलाड़ी होते हैं। ओके, तो पहला खिलाड़ी कौन है इस शटल का? पहला है सीपीटीआई यानी कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज आई। ये बाहरी झिल्ली पर होता है। ये एंजाइम उस फैटी एसाइल कोए से कोए को हटाकर वहां एक कार्निटीन मॉलिक्यूल चिपका देता है। हाँ, उसने कोए का कोट उतारकर कार्निटीन का कोट पहन लिया। अब वो फैटी एसाइल कार्निटीन बन गया। फिर आगे क्या? फिर दूसरा खिलाड़ी आता है
ट्रांसलोकेज, ये झिल्ली के बीच लगा एक रिवॉल्विंग डोर है। ये इस नए मॉलिक्यूल को खींचकर मैट्रिक्स के अंदर ले जाता है। और अंदर जाते ही तीसरा खिलाड़ी मिलता होगा जो उसका ओरिजिनल कोट वापस पहनाता होगा। एग्जैक्टली अंदर CPT2 होता है। वो कार्निटीन को हटाकर वापस एक नया कोए जोड़ देता है और जो खाली कार्निटीन बचा उसे ट्रांसलोकेज वापस बाहर फेंक देता है अगली सवारी के लिए। क्या परफेक्ट रिले रेस चल रही है सेल के अंदर। पर क्या सेल इस VIP डोर को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है? हाँ, और ये एक बड़ा रेगुलेशन नोटिस है। जब बॉडी फैट बना रही होती है तो साइटोसोल में मेलोनिल कोए का लेवल बढ़ जाता है और ये मेलोनिल कोए सीधा CPT1 को ब्लॉक कर देता है। बहुत ही लॉजिकल है। बॉडी नहीं चाहेगी कि एक तरफ नया फैट बने और दूसरी तरफ माइटोकॉन्ड्रिया में वही फैट जलने लगे। मेलोनिल कोए बाउंसर को बोल देता है कि एंट्री बंद कर दो। सही समझी। दोनों प्रोसेसेस क्लैश न करें, ये उसका स्मार्ट तरीका है। अब तो हमारा फैटी एसिल कोए मैट्रिक्स में पहुंच ही गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब शुरू होगा असली एक्शन, बेटा ऑक्सीडेशन साइकिल। हाँ, ये एक स्पाइरल या चक्र की तरह है। इसमें 4 रिएक्शंस एक सीक्वेंस में बार बार रिपीट होते हैं और हर साइकिल में 2 कार्बन एसिटिल कोए के रूप में कट के अलग हो जाते हैं। तो उन चारों रिएक्शंस को डिकोड करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन। एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आकर अल्फा और बीटा कार्बन के बीच से हाइड्रोजन चुरा लेता है और वहां एक डबल बॉन्ड बन जाता है। और वो जो हाइड्रोजन निकला उसका क्या होता है? उस हाइड्रोजन को FAD पकड़ लेता है और FADH2 में बदल जाता है। FADH2 मतलब पहला एनर्जी का चेक मिल गया, जिससे बाद में बैंक में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैश करवाया जाएगा। परफेक्ट एनालॉजी है। अब दूसरा स्टेप आता है हाइड्रेशन। एनॉयल को एंजाइम हाइड्रेटेज एंजाइम उस डबल बॉन्ड पर पानी का मॉलिक्यूल डाल देता है। तो पानी पड़ते ही डबल बॉन्ड टूट जाएगा और बीटा कार्बन पर OH ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है। इस बार बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजनेज वहां से हाइड्रोजन निकालता है और बीटा कार्बन एक कीटो ग्रुप बन जाता है। और यहाँ कौन सा चेक मिलता है हमें? यहाँ निकलने वाले हाइड्रोजन को NAD+ कैच करता है और NADH बनाता है। दूसरा चेक मिल गया NADH का। और अब चेन एकदम वीक हो चुकी होगी कटने के लिए। बिल्कुल। इसलिए आखिरी स्टेप है थायोलिसिस। बीटा कीटोथायोलेज एंजाइम आकर चेन को वहीं से काट देता है और रिजल्ट में एक 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोवे अलग हो जाता है। और जो बची हुई चेन है वो वापस पहले स्टेप पर चली जाती है। ये साइकिल तब तक चलता है जब तक पूरी चेन 2-2 कार्बन के टुकड़ों में नहीं कट जाती। तो इस सब का क्या मतलब है? चलिए इसका थोड़ा मैथ करते हैं। अगर हम 16 कार्बन वाला पैल्मेटिक एसिड लें तो इस साइकिल में कितनी बार घूमेगा वो? अगर 16 कार्बन की रस्सी को 2-2 के टुकड़ों में काटना है तो हमें उसे 7 बार काटना पड़ेगा। एकदम सही। 7 साइकिल चलेंगे जिससे हमें 8 एसिटाइल कोए मिलेंगे और हर साइकिल के हिसाब से 7 NADH और 7 FADH2 मिलेंगे। तो अब बैंक चलते हैं और इन चेक्स को कैश में बदलते हैं। टोटल एनर्जी यील्ड कितनी हुई? देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 7 NADH देंगे 17.5 ATP और 7 NFADH2 देंगे 10.5 ATP। और वो जो 8 एसिटाइल कोए थे वो तो सीधा TCA साइकिल में जाएंगे ना? हाँ, वहां एक एसिटाइल कोए से 10 ATP मिलते हैं, तो 8 से हो गए 80 ATP। तो 17.5 + 10.5 हुआ 28 और उसमें 80 ऐड किया तो ग्रॉस टोटल 108 ATP हो गया। पर रुकिए, आपको वो थायोकाइनेज वाला इन्वेस्टमेंट याद है? ओ हाँ, शुरू में एक्टिव करने के लिए 2 ATP खर्च किए थे, तो 108 - 2 नेट यील्ड हुई 106 ATP। बिल्कुल, एक पाल्मेटिक एसिड से 106 ATP। तभी तो फैट एनर्जी का इतना बड़ा भंडार है। ग्लूकोज के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। ये तो माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बॉडी इस पूरे फैट बर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करती है? मास्टर स्विच क्या है? हार्मोनल लेवल पे ग्लूकागॉन और इंसुलिन का खेल है। फास्टिंग में जब एनर्जी कम होती है तो ग्लूकागॉन आकर इस साइकिल को स्टिमुलेट करता है और खाना खाने के बाद इंसुलिन आकर इसे रोक देता होगा। हाँ, इसके अलावा एलोस्टेरिक कंट्रोल में हमने मेलोनाइल कोए देखा ही था जो CPT1 को रोकता है। और तीसरा है एनर्जी स्टेटस। अगर सेल में पहले से हाई NADH ATP रेशियो है तो प्रोसेस धीमा हो जाता है, क्योंकि बॉडी फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी। ये सच में लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है,
फास्टिंग के टाइम पर मसल्स और हार्ट को एनर्जी यहीं से मिलती है। और कीटोजेनेसिस का क्या लिंक है इससे? जब बहुत लंबी फास्टिंग होती है तो बॉडी पागलों की तरफ फैट जलाती है, जिससे बहुत सारा एसिटाइल कोए बन जाता है, टीसीए साइकिल जाम हो जाता है। तब लिवर इन एक्स्ट्रा एसिटाइल कोए को कीटोन बॉडीज में बदल देता है। और वही कीटोन बॉडीज फिर ब्लड के रास्ते ब्रेन तक जाती हैं, क्योंकि ब्रेन डायरेक्ट फैट यूज नहीं कर सकता। क्या नेचुरल बैकअप प्लान है बॉडी का। पर जब इस सिस्टम में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आती है तो बड़ा नुकसान होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कार्निटीन डेफिशिएंसी एक बड़ी बीमारी है, जिसमें मसल्स में वीकनेस आते क्योंकि फैटी एसिड शटल ही नहीं हो पाता अंदर। सही कहा। और दूसरी बीमारी नोट्स में है MCAD डेफिशिएंसी, जिसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स नहीं टूट पाते, जिससे फास्टिंग के टाइम पर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। एक तीसरी अजीब सी कंडीशन भी थी नोट्स में, जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस। ये किसी टॉक्सिन से होती है ना? हाँ, एक कच्चा फल होता है एकी, उसमें हाइपोग्लाइसिन टॉक्सिन होता है जो सीधा एसिल कोए डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देता है। बीटा ऑक्सीकरण वही रुक जाता है। बाप रे, फैट से एनर्जी बनना बंद तो बॉडी का ग्लूकोज रिजर्व तुरंत खत्म हो जाता होगा, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया और वॉमिट्स होते हैं। ये केस स्टडीज तो सच में आंखें खोल देती हैं। बायोकेमिस्ट्री का असल प्रभाव यहीं दिखता है। अच्छा, इस डिस्कशन को सम अप करने से पहले फैट सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। सिंथेसिस साइटोसोल में होता है ना? हाँ, और ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंथेसिस का काम एनर्जी स्टोर करना है और ऑक्सीडेशन का एनर्जी निकालना। दोनों के कैरियर्स भी अलग हैं। मतलब सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन एक दूसरे का रिवाइंड बटन नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग मशीनरी है। लेनिंजर, स्ट्रायर और वॉय जैसी बुक्स में ये समरी फ्लो बहुत सुंदर तरीके से दिया है। बिल्कुल, नेचर ने सेलुलर लेवल पर कितनी डिटेल में इंजीनियरिंग की है, ये उसी का सबूत है। सच में। तो अब हम लिसनर्स के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ते हैं। जरा सोचिए, जब हम फास्टिंग करते हैं या हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी अपना ये एंशिएंट बीटा ऑक्सीकरण सिस्टम चालू कर देती है। पर आज की आधुनिक लाइफस्टाइल में जहां हम दिन भर कुछ न कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं, क्या हम बॉडी के इस नेचुरल एनर्जी स्विच को परमानेंटली बंद कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। बिना भूख के खाते वक्त हमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया के उस पावर प्लांट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।